नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 to 8 हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बीपीएससी की तैयारी कर रहे आगे का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है तीसरी होने वाली है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो पेपर आपके सामने है ये 10 दिसंबर का है, 10 दिसंबर 2023 का है, जो कि हिंदी का है। और हम पार्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पार्ट 3 में आता है, तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का लिया है। तो ये है हिंदी का पेपर। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न हमसे हिंदी में पूछे गए थे, जिसको आधार बना के आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहने से अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। और आप देख रहे हैं कि स्कोर जो है कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, तो उसमें अच्छा करने के लिए, अच्छा से अधिक मार्क्स लाने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा प्रश्नों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीडिंग का है, जिसपे हमको रीड करना है। इसको पढ़ने के बाद इसके कुछ प्रश्न होंगे, उनके हमको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रमण, रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को आगे बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक की ओर अग्रसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इसके अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसने पूछे हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो हम इस पैराग्राफ को जो पहली लाइन थी वो आपने क्या देखा, परिवर्तन के दौर से कौन गुजर रहा है, तो हमारा पूरा विश्व। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में विश्व भी है और पूरा विश्व भी है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और एग्ज़ाम के टाइम हमें इतना प्रेशर होता है कि हम गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ध्यान देना है ये चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, भारत, विश्व, पूरा विश्व। तो ये हमारा आंसर क्या है, पूरा विश्व, क्योंकि पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है
कि पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो अभी हमने पढ़ा परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस से पैराग्राफ पे जाइए फ्रेंड्स, और उसके बाद आप देखिए परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है। कला है, विज्ञान है, ज्ञान है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ज्ञान। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान परिवर्तन के दौर का परिदृश्य है, ज्ञान के परिवर्तन का दौर का परिदृश्य है। हम एक बार देख भी लेते हैं। देखिए, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था वैज्ञानिक, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, और इसको हम देख भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ हमको ढूंढना पड़ेगा वैज्ञानिक, बिग डेटा और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हाँ, ये देखिए दूसरी ही लाइन में दी हुई है, इसको हमें इतना ढूंढना पड़ गया यहाँ से। ये देखिए, है ना, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों से ये गुजर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मशीनें अकुशल कामगारों के एवज में काम करने लगेंगी। अगर हमारे जो कामगार होंगे वो अकुशल होंगे तो उनकी जगह पे क्या काम करने लगेंगी? मशीनें काम करने लगेंगी। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? गणित में बढ़ेगी, कंप्यूटर साइंस में बढ़ेगी, डेटा साइंस में बढ़ेगी, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ये तीनों क्षेत्रों में बढ़ेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारा पैराग्राफ था, इसका हमने 5 क्वेश्चन किया। आगे भी मुझे लग रहा है कि पैराग्राफ ही है, आगे भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ऊर्जा के लिए, ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, घटते प्राकृतिक संसाधन के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो हमें नए रास्ते खोजने होंगे ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता के लिए, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में होगी? तो नए कुशल कामगारों की ज़रूरत हमको सभी क्षेत्रों में होगी, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान, तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, तो महामारी रोकने के लिए क्या आवश्यक है? रोग प्रबंधन, संक्रमण रोग प्रबंधन, टीका व विकास, चिकित्सा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सबसे पहले संक्रमण जो फैल रहा है उसका प्रबंधन करना और उसके संक्रमण से बचाने के लिए टीके का विकास करना, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 79। भारत कौन सा देश बनने की भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? विकसित, अर्ध विकसित, अविकसित, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमने पढ़ा कि भारत हमारा
क्या है, विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर अग्रसर है। कौन? अभी हमने सबसे लास्ट वाली लाइन में था, तो हमारा भारत देश ही अग्रसर है। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न तो हमारे यहीं पे हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक दूसरा पैराग्राफ दे दिया है, अब इसको भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में पुनः प्रकाशित किया। ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित कौन सी मासिक पत्रिका बंद हो गई थी? बंग दर्शन। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसे पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। ये सत्य साहित्य तथा द्वारा समाज प्रगति का एक साधन तो था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनैतिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका की ओर बोर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई। उस समस्त साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों का त्याग करके समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जनगण मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई। तो ये हमारा एक बड़ा पैराग्राफ था जिसमें बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न इसका पहला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था। तो बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था कि सत्य साहित्य द्वारा समाज की प्रगति करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो हमने अभी पढ़ा था कि जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बोयर जाति की हत्या करने लगे थे, तब जाकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने लेखों में उनका विरोध किया था। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, है ना। आगे के प्रश्न देखते हैं हम। 83 नंबर, जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनाने का कारण क्या था? ये कारण क्या था? अभी हमने पढ़ा कि इस कविता में पूरा देश प्रेम की सच्ची अनुभूति पाई गई, जिस कारण इसको राष्ट्रगान बनाया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब किया? तो आपने पैराग्राफ में देखा भी होगा और मैंने अंडरलाइन किया भी था। तो 1901 एक ही संख्या दी गई है इस पूरे पैराग्राफ में, जो कि 1901 है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य था कि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ भी एक पैराग्राफ ही दिया है, चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को आप हल कीजिए। ठीक है। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता,
उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने जन्म लिया है उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सरस्वती माता की उपासना से विमुख ना होना। तो आप भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सरस्वती माता और सावित्री माता की उपासना करते रहिए, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। ये गद्यांश तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। किस मिट्टी से देह बनी है? तो हमारी भारत की जो मिट्टी है उससे हमारी देह बनी है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, तो भारत की मिट्टी से हमारी देह बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? किस निर्मल जल पीने का उल्लेख किया गया है? गंगा का जल। गंगा का जल पीने का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। गंगा का जल हमने पिया है। आगे के प्रश्न देखते हैं हम। 88 किसकी कोख से जन्म लेने की बात यहाँ पे कही गई है? किसकी कोख से हमने जन्म लिया है बच्चों, बताइए कि किसकी कोख से जन्म लिया है हमने? सरस्वती। तो हम यहाँ पे सरस्वती लगा देंगे, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो किसी भी काम को करते समय सावित्री माता की उपासना से विमुख मत होना। तो सावित्री माता की उपासना करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक किसके गौरव की बात कहता है? तो लेखक ने यहाँ पे हमारी भारत माता के गौरव की बात की है ना। ये हमारा हो गया अपठित गद्यांश का प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्रामर, हमारा हिंदी व्याकरण का पोर्शन यहाँ पे पूछा गया। अभी तक हमने अपठित गद्यांश किए, अब हमारे पास आया है क्वेश्चन ग्रामर का। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। ऑप्शन ए 4 भेद, 5, 6, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतरण करते समय हम वचन कारक और लिंग का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वचन कारक किस में दिया हुआ है? ऑप्शन में लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक पहले में ही दे दिया है। पुरुष वचन और लिंग भेद, वचन लिंग और संख्या। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम हो जाएगा लिंग वचन और कारक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जब विशेषण के भेद का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? तो विशेषण एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार होता है गुण, संख्या और परिणाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। 94 हिंदी में कितने प्रकार, हिंदी में कारक पूछा है फ्रेंड्स। तो आप कारक अच्छे से पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, सारा ग्रामर इसमें पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो आप इसका आंसर क्या होगा? 8, 6, 7
इसका आंसर हो जाएगा 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए निर्मित वास्ते अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में भीतर पर और संबोधन, ये 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8, यानी हिंदी में कारक के प्रकार होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, कर्ण, संप्रदान या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो संप्रदान के लिए यूज किया जाता है को, और के लिए अभी मैंने बताया कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे को के लिए यूज किया जाएगा हमारा संप्रदान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।